हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एईसी प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करेंगे अपने लेक्चर नंबर 5 यानी कि शंखनाद सीरीज का 5वां लेक्चर आज होने वाला है। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन आपको बता दूं कि आपको जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के जो लेक्चर्स हैं वो मिलेंगे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे MWF में। अगर जनरल साइंस आपको मंडे में मिल गया है तो फिर आपको वेडनेसडे में जनरल अवेयरनेस मिलेगा, फिर फ्राइडे के अंदर आपको फिर से जनरल साइंस मिलेगा। इस तरीके से अल्टरनेटिव डेज में MWF में भी अल्टरनेटिव डेज में आपको ये जनरल अवेयरनेस की क्लासेस मिलेंगी। टेक्निकल में बात करें तो मैकेनिकल की क्लासेस आपको ट्यूसडे एंड सैटरडे को 12:30 बजे मिलने वाली है। सिविल इंजीनियरिंग की क्लासेस जो है मंडे टू फ्राइडे शाम को 4 बजे मिलेंगी। सैटरडे संडे जो है वो मैराथन क्लासेस के लिए रिजर्व करके रखा गया है। तो बात करते हैं पहले सवाल के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत का सबसे बड़ा संरक्षित आर्द्र भूमि है? पुलिकट, सुंदरबन, ऊपरी गंगा है ना, जिसको अपर गंगा रिवर भी कहते हैं, या फिर बेम्बनाड है ना, बेम्बनाड कोल। तो इनमें से कौन सा सही जवाब आपको लगता है कि क्या होगा इसका सही जवाब, कि कौन सा सबसे बड़ा संरक्षित आर्द्र भूमि है? आर्द्र भूमि क्या कहलाती है? आर्द्र भूमि का मतलब वेटलैंड्स यानी कि गीली जमीन जो दलदली होती है उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इनमें सबसे सही जवाब आपको क्या लगेगा? और वेटलैंड का इंपॉर्टेंस क्या होगा उस पर भी हम बात करेंगे। सही जवाब क्या होगा इस पर आप बात है ना, क्या होगा इन चारों में से सही जवाब इसका? तो अगर इसको देखें तो सही जवाब अगर आप देखते हैं तो अब देखो, पहले तो मैं वेटलैंड के बारे में आपको बता दूं कि आर्द्र भूमियां क्या कहलाती हैं। इसके लिए आर्द्र भूमि का जो दिवस है वो 2 फरवरी को बनाते हैं। इसके लिए जो सम्मेलन हुआ था वो सम्मेलन हुआ था रामसर सम्मेलन। कहां पर? ईरान के अंदर होता है। रामसर सम्मेलन आपको ईरान के अंदर देखने को मिलता है। आर्द्र भूमि से संबंधित सम्मेलन था। और भारत में कुल आर्द्र भूमियां आप कितनी है? भारत में कुल आर्द्र भूमियां कितनी है? भारत में कुल आर्द्र भूमियां आप देखेंगे यहाँ पर 40 आर्द्र भूमियां आप देख सकते हैं। टोटल 40 आर्द्र भूमियां आपको यहाँ पर सॉरी 41 आर्द्र भूमियां आपको देखने को मिलेंगी। कितनी? 41 आर्द्र भूमियां भारत में देख सकते हैं। जो भी गीली जमीन रहती है उन सबको ये क्या कहते हैं? गीली जमीन है या कोई झील वाला इलाका है, वो सब क्या हो जाता है, उसको ये आर्द्र भूमि में काउंट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस। तो ऐसे ही भारत में जो सबसे बड़ा सबसे बड़े अगर हम आर्द्र भूमि की बात करते हैं तो आप सुंदरवन डेल्टा को देख पाते हैं। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल के अंदर आता है। ये भारत का सबसे बड़ा है ना आर्द्र भूमि क्षेत्र आप कह सकते हैं। कुल 41 जगह आप यहाँ पर देख सकते हैं। आर्द्र भूमियों के द्वारा कई बार आपकी थीम भी डिसाइड की जाती है। अलग अलग तरीके की थीम भी आप देख पाते हैं। जैसे 2023 में थी वेटलैंड रिस्टोरेशन थीम, है ना। क्या थी 2023 में जो थीम थी वो क्या थी? वेटलैंड रिस्टोरेशन। और 2024 में क्या है? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। तो ये दो थीम है ना। ये क्या है? ये आपसे पूछ सकते हैं कि भाई थीम क्या है, तो इसके बारे में 2023 की थीम क्या है, 24 की थीम क्या है, उस पर ये जिक्र आप देख सकते हैं। 23 में वेटलैंड रिस्टोरेशन थीम आप देख सकते हैं, और 24 में जो थीम है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग थीम है ना, आपको देखने को मिल सकती है। तो ये थीम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, और ये इसकी कुछ जानकारी थी, इसके बारे में हमने बात करी। अगले सवाल की बात करें, सवाल आंसर सुंदरवन चूंकि हम देख ही चुके हैं। अगले सवाल की अगर अपन बात करें, अगला सवाल क्या कहेगा, तो अगले सवाल की अगर आप बात करते हैं तो अगला सवाल आप देखेंगे, नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहते हैं? नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहां मीठे ताजे खारे जल का सम्मेलन होता है? मतलब क्या है? जहां पर ताजे और खारे जल का सम्मेलन हो रहा है। मतलब कि अगर आप कहेंगे यहां पर अगर अपन थोड़ी सी नदी बड़ी बना लेते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से नदी ये जा रही है। अब ये नदी जा रही है तो ये कहीं पर सागर में मिलने की कोशिश करेगी। तो जब ये सागर में मिल रही है तो यहाँ पर कोई एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको आप कहते हैं मुहाना। क्या कहलाता है? ये मुहाना। और यहीं पर आप खारे और मीठे पानी का मिलन भी देख पाते हैं। यहीं पर आप खारे और मीठे पानी का मिलन भी देख पाते हैं। तंग घाटी गॉर्ज जो है नदियों के द्वारा काट कर बनाए जाते हैं, है ना, काट कर बनाए जाते हैं। गॉर्ज जो है पहाड़ को काट देते हैं, तो यहाँ पर नहीं होगा। द्वीप समूह ये भी नहीं होगा। द्वीप समूह तो समुद्र में भी हो सकते हैं, है ना, समुद्र में ही होते हैं ज्यादातर। फोल्ड या वलन जो है वो पर्वतों में पड़ते हैं।
ज्वार नदबुक, चूंकि आपको यहाँ पर मोहाना यानी कि माउथ आपको देखना है, यहाँ पर आपको क्या देखना है, माउथ। अब या तो ये ज्वार नदमुख की बात कर लेते या डेल्टा की बात कर लेते, दो प्रकार के स्ट्रक्चर आपको खास तौर से नदियां अपने मुहाने पर बनाते हुए दिखती हैं। एक ज्वार नदमुख जिसको आप एस्चुरी कहते हैं, सामान्य तौर पर आप एस्चुरी को ऐसे कह सकते हैं कि नदियां जब अपने मुहाने पर माउथ पर पहुंचती हैं तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग वितरकाओं में बढ़ती नहीं है, तो उसको आप क्या कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं। और जहां पर आपको बहुत सारी आप देखें माउथ पर जाकर नदी जो कई सारी धाराओं में बढ़ जाती है वहां पर फिर डेल्टा का निर्माण करती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आप यहां पर देख पाएंगे। अगला, वेयर आर द दूध सागर वाटरफॉल लोकेटेड, दूध सागर झरना कहां पर आपको देखने को मिलता है, ये आपको यहां पर बताना है। केरल, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका। तो सही जवाब होगा गोवा। और गोवा में भी कौन सी नदी पर आप देखेंगे, तो गोवा में मांडवी नदी पर। कौन सी नदी पर, मांडवी नदी पर, लोकेटेड ऑन है ना, लोकेटेड ऑन मांडवी रिवर। तो झरना क्या है, ऊपर से पानी नीचे की तरफ गिरता है, उसको हम वाटरफॉल कहते हैं। दिल्ली का दूसरा शहर सीरी का निर्माण खालिस्तान के द्वारा करवाया गया था। शेरशाह सूरी, फिरोज शाह तुगलक, पृथ्वीराज चौहान और अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से किसने दिल्ली का जो दूसरा शहर है, इसको आप सीरी कहते हैं, उसका निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। तो अगर आप शेरशाह सूरी को देखते हैं तो ये मुगल साम्राज्य में आ जाते हैं ना, मुगल साम्राज्य के बीच में आते हैं। 1540 से लेकर 1545 तक का समय आप इनका देख पाते हैं। ये किस चीज के लिए जाने गए हैं, तो इनने भारतीय करेंसी जो है वो रुपया चलाई है, और इनके यहाँ पर टोडरमल भी रहा करते थे। व्यवस्थापक इनको बहुत अच्छा माना गया है। बाबर से हुमायूं से इनकी दो लड़ाइयां हुई हैं, चौसा की और बिलग्राम यानी कि कन्नौज की। तो यहां पर ये सूर साम्राज्य के संस्थापक यहां पर ये माने गए हैं। अगला आता है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो नहरों के लिए जाने गए हैं, नहर निर्माण के लिए। फिरोज शाह तुगलक ने नहरें बनवाई थी, नहर निर्माण के लिए, इरिगेशन सिस्टम इन्हें अच्छा किया था। और हक ए सर्व नाम का इन्हें एक टैक्स भी लिया था इस पर, है ना। कौन सा टैक्स लिया था, कैनाल से अगर आप पानी लेते हैं तो हक ए सर्व नाम का एक ये टैक्स भी लेते हैं। हक ए सर्व नाम का ये टैक्स भी लेते हैं। फिर पृथ्वीराज चौहान, है ना, तो पृथ्वीराज चौहान अगर तृतीय की बात करें तो दिल्ली पर ये शासन में थे, और फिर इनकी गौरी से लड़ाई होती है, पराजित हो जाते हैं। कई सारे किस्से इनके हैं, संयोगिता वाला किस्सा भी आप देख पाते, कई सारे किस्से हैं। फिर आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, 1296 से लेकर, है ना, 1296 से लेकर 1316 तक इन्हें शासन किया है, और इनके द्वारा ही ये सीरी का निर्माण करवाया गया, हौज खास का निर्माण करवाया गया। हौज खास पानी के लिए एक व्यवस्था थी। और ये पद्मावती वाला जो किस्सा है उसके लिए भी फेमस रहे, पिक्चरें आपने देखी होंगी सब, है ना, तो आपने पता चला होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर यहां पर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आप देखेंगे। अगला, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत खालिस्तान के नाम पर रखा गया है। तो कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया है, तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहला तो आपको लगाना है कुतुब मीनार कुतुब के नाम पर होगा। तो अब ये दो आपको यहां पर मिल जाए, है ना, इन दो को तो अपन काट दे क्योंकि इसमें कुतुब हमको समझ में नहीं आ रहा। अब एक है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और एक है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था शासक, है ना, इसने इसका निर्माण करवाना स्टार्ट करवाया था। और बनवाई किसके याद में गई थी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत थे, चिश्ती संप्रदाय से, है ना, चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे, चिश्ती संत थे ये। ठीक है, तो इसने निर्माण करवाया था, और इल्तुतमिश जो है उसने पूरा करवाया था। इल्तुतमिश ने क्या करवाया था, निर्माण कार्य को कंप्लीट करवाया था। 5 मंजिल की है, लगभग 70 मीटर के आसपास शायद आप इसकी ऊंचाई देख पाते हैं। कुतुब मीनार की दिल्ली के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। अगला, मोरक्को का यात्री इब्ने बतूता 14वीं सदी में किसके शासनकाल में भारत आया था। फिरोज शाह तुगलक के में, जलाउद्दीन खिलजी के में, अलाउद्दीन खिलजी के में और मोहम्मद बिन तुगलक के में, तो किसके टाइम पर ये आया हुआ था। तो आप इसको देखेंगे कि ये जो इब्ने बतूता है वो जो आया था, है ना, वो इब्ने बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर क्या है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर भारत की यात्रा करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आप देखेंगे। अब इब्ने बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आया था, इसको क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी 5 योजनाओं के लिए जाना गया, इसको शॉर्ट फॉर्म में MBTB कहते हैं ना। इसको क्या है, 5 योजनाओं के लिए जाना गया। इसको रक्त पिपासु,
है ना। सन की ऐसा राजा भी कहा गया, सिक्के चलवाए, कराचल अभियान करवाया, राजधानी परिवर्तन करवाई, टैक्स बढ़ा दिया, ये सब इसके एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं। तो इसके टाइम पर जो इब्ने बतूता आया था, मोरक्को से आया था, तो उसने रेहाल नाम का या रेहाला नाम का एक ग्रंथ भी लिखा हुआ था, जिसमें उसने अपनी यात्राओं के बारे में बताया हुआ था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको क्या कर दिया था, दिल्ली का हेड काजी बना दिया था, है ना, दिल्ली का हेड काजी, है ना, इमाम टाइप से उनकी कुछ पोस्टिंग वो कर देते हैं। अगला, भारतीय संविधान के भाग 4 में खालिस्तान के प्रावधान है, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति नीति सिद्धांत, चुनाव और नागरिकता। तो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर ही बात करी, मैं आपको फिर से बता देता हूं। भाग 1 जो है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक आप देखेंगे, भाग 2 है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक आप देखेंगे, भाग 3 जो है वो अनुच्छेद 12 से, है ना, 12 से 35 तक आप देखेंगे, और भाग 4 जो है वो आप 36 से 51 तक आप देखेंगे, और भाग 5 जो है वो आप कहां से 52 से 151 तक आप देखेंगे। तो ये आपको क्या है, ये आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। अब देखिए, अगर 1 से 4 तक की बात करें तो यहां पर संघ और राज्य क्षेत्र की बात हो जाएगी, संघ और राज्य क्षेत्र की बात हो जाएगी, इसमें नागरिकता की बात हो जाएगी, इसमें मूल अधिकार आ जाएंगे, जिनको आप मौलिक अधिकार भी कहते हैं, इसमें डीपीएसपी आ जाएंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसमें संघ की विधायिका या संघवाद के बारे में हम यहाँ पर, है ना, संघ विधायिका या संघीय सरकार का, खासतौर से संघीय सरकार की बात करेंगे। तो यहां पर आप देखिए कि अपन ने मौलिक अधिकार भाग 3 के अंदर चले गए, नागरिकता भाग 2 के अंदर चली गई, चुनाव तो अलग चला जाएगा, डीपीएसपी जो है वो भाग 4 के अंदर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1978 में खालिस्तान संशोधन ने मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिग्रहण, अधिकार और बिक्री को समाप्त कर दिया। 2 संशोधन हुए हैं बड़े फेमस, एक को आप कहते हैं 42वां संशोधन 1976 में, और एक कहलाता है 44वां जो हुआ था 1978 में। मोरारजी देसाई की सरकार है ना, तो मोरारजी देसाई की सरकार है। तो आंसर तो पता चल गया, 78 में 44th हुआ था। इसने क्या किया था, संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार के रूप में, जो संपत्ति का जो अधिकार था अनुच्छेद 31 में जो हुआ करता था, उसको ले जाकर इन्हें कहां पर डाल दिया, 300A में डाल दिया। अब ये मूल अधिकार से किस कैटेगरी में आ गया, कानूनी अधिकार की कैटेगरी में आ जाता है। क्या होता है, कानूनी अधिकार हो जाता है, कानूनी अधिकार हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आप देख पाएंगे। अगला, संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। 84वां है, 85वां है, 86वां है और 87वां है। तो इसका जो सही जवाब है संशोधन वो 86वां, और ये जो सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता है वो किस आर्टिकल के तहत देता है, तो आर्टिकल 21A के तहत देता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और कंपलसरी, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात यहां पर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। अगले की बात करें कि प्राकृतिक प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव किस नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगी, सरस्वती नदी पर, यमुना, हुगली और महानदी। पहली चीज तो आप स्टेट पता कर लो, तो नदी निकालना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अगर आप स्टेट निकाल लेते हैं तो आपको नदी निकालना बड़ा आसान यहां पर हो जाएगा। तो स्टेट हमने निकाला कि रानी की वाव आपको गुजरात में देखने को मिलती है। अब आप देखिए, क्या महानदी गुजरात में जाती है, नहीं। क्या हुगली नदी गुजरात में जाती है, नहीं। क्या यमुना नदी गुजरात में जाती है, नहीं। तो तीनों कट गए, बचा क्या, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी जो है, सरस्वती नदी विलुप्त हो गई थी, तो इसके लिए एक समिति भी बनी थी, इसको कहते हैं जस्टिस A.K. शाह कमेटी। क्या कहते हैं, जस्टिस A.K. शाह कमेटी। क्या कहलाती है, इसको जस्टिस A.K. शाह कमेटी कहा जाता है। रानी की वाव जो है वो एक जो राजा थे भीमदेव प्रथम, उनकी पत्नी के द्वारा इस वाव को बनवाया गया। उल्टे मंदिर की आकृति बनेगी, पानी लेने का एक बहुत अच्छा पानी प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा नमूना इनके द्वारा बनाया गया था, है ना। तो किनकी, भीमदेव प्रथम जो है उनकी पत्नी के द्वारा इसको बनवाया गया। और रानी की वाव का चित्र 100 के नोट पर मिलता है, 100 के नोट पर इसका चित्र भी आप देख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। अगला, पानी, 3 तरफ से पानी से घिरे भूमि के टुकड़े को क्या कहेंगे, पीस ऑफ द लैंड सराउंडेड बाय द वाटर ऑन 3 साइड इज नॉन एज।
तो ये क्या कहलाएगा, इसका अपन सीधा जवाब मैं आपको देता हूं, इट इज कॉल्ड पेनिनसुलर या पेनिनसुला प्रायद्वीप। जल संधि कहलाती है जो दो जल राशियों को जोड़े, है ना, दो जल राशियों को जोड़ने वाली। बात क्लियर है। लेगून टाइप ऑफ लेक है ना, ये क्या है, झील का प्रकार आप देख पाते हैं। खाड़ी क्या है, ये आप समुद्र में देख पाते हैं, जैसे बंगाली खाड़ी, अरब सागर के अंदर मतलब अरब सागर के अंदर आप कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, फिर बंगाली खाड़ी। तीन जगह से घिरी चीज जिसको आप क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। जैसे भारत है, इसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चारों तरफ से घिरा होता तो द्वीप कहते हैं। अगला, निम्न में से किसका संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है। कामरान मिर्जा जो है वो बाबर के सौतेले पुत्र हैं, बाबर का पुत्र और हुमायूं का सौतेला भाई है। हुमायूं ने बाद में इनकी आंखें वाखें फुड़वा दी थी, वो एक अलग कहानी है। शाह आलम द्वितीय और दारा सिकोह, इनका भी मुगल साम्राज्य से संबंध है, ये भी क्या है, मुगल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें शेरशाह सूरी, तो ये कौन से साम्राज्य से है, सूर साम्राज्य से है ना। कौन से साम्राज्य से है, सूर साम्राज्य से है। 1540 से लेकर 1545 तक इसने शासन किया है। दो लड़ाइयां जिसको आप चौसा और कन्नौज की लड़ाई कहते हैं, इन दोनों में उसने किसके साथ लड़ा था, ये दोनों लड़ाइयां किसके साथ लड़ा है, अगर बात करें, दोनों लड़ाइयां लड़ा है हुमायूं के साथ, और दोनों की दोनों उसने हुमायूं को हराई भी है, रुपया चलाया भारत में, व्यवस्थापक अच्छा है, कई सारी चीजें इसके द्वारा की गई, है ना। और जब बम फोड़ रहा था, है ना, बम फोड़ रहा था, तो उक्का नाम का बम जो है वो किले की दीवार से टकरा के फट जाता है, तो फिर इसकी डेथ हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आप देख पाएंगे। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त करने हेतु 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को बादशाह खालिस्तान के दरबार में भेजा। East India Company sent a Captain William Hawkins to the court of Emperor fill in the blank in the 1608 to seek permission to open a factory at Surat। कौन होगा, चार ऑप्शन है, किसके दरबार में भेजे थे, किसके दरबार में, हुमायूं, शाहजहां, अकबर और जहांगीर। तो आप देखिए कि ये भेजा गया था किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में। और जहांगीर ने इसको कैप्टन हॉकिंस को क्या कहा था, कैप्टन हॉकिंस को, है ना, इसको विलियम कैप्टन हॉकिंस को क्या कहा था, फिरंगी खां कहा था, फिरंगी खां इनके द्वारा क्या है, कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आप देख पा रहे हैं। अगला, भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ है, ये अच्छा सवाल है कि कब हुआ है। हालांकि अगर आपने अनुसूचियां पढ़ी होंगी तो डेट आपको कंफर्म होनी चाहिए, अनुसूचियां आपने पढ़ी होंगी तो आपको डेट कंफर्म होगी। संविधान लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को, और 1950 को लागू करने के बाद ही इसमें पहला संशोधन कर दिया गया 1951 को। संशोधन क्या हुआ, शेड्यूल नंबर 9 जो है, शेड्यूल नंबर जो 9 है उसको ऐड किया गया पहले संविधान संशोधन के द्वारा। तो क्या हो जाएगा सही जवाब, 1951 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि इसके द्वारा अनुसूची 9 को जोड़ा गया था। 8 अनुसूचियां थी, 9वीं जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन के द्वारा। अगला, अनुच्छेद 21 ए को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया है। अब ये पढ़ने क्लास में जब हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कर रहे थे, तो आर्टिकल 21 ए जो है वो फंडामेंटल राइट का हिस्सा हो जाएगा, और इसको लाया गया है 86 में संविधान संशोधन के द्वारा। ये 16 to 14 एज के जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करती है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करती है। तो ये एक ऐड किया गया था आर्टिकल 21 ए, जिसको आरटीई कहते हैं, राइट टू एजुकेशन भी कहा जाता है। अगला, उड़ीसा के बादाम पहाड़ जिसको बंदब पहर खानों में किसका खनन होता है। तो यहां पर किस चीज का खनन करते हैं, तो आप देखिए उड़ीसा हो, झारखंड हो, खास तौर से लोहा और कोयले के लिए जाने जाते हैं। तो यहां पर अगर हम बादाम पहाड़ी की बात करें तो ये किसके खनन के लिए जानी जाती होगी, तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर खास तौर से लोहे का खनन किया जाता है। और लोहे में आप देखिए हेमेटाइट जो है, आयरन ओर का, लोहे एस का करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब अगर आप लोहे एस की बात करते हैं तो ये चार प्रकार के आपको मिलेंगे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट
और सिडेराइट। आपको ये चार टाइप के लौह अयस्क देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये चार प्रकार के आप लौह अयस्क देखेंगे, चारों क्या है, लौह अयस्क है, आयरन ओर है। तो इनमें अब इसका खनन कहां पर हो रहा है, तो ये लौह अयस्क का खनन के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आप यहां पर देखेंगे। अगला, निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है वो है झरिया, है ना। ये तो बिल्कुल उंगलियों पर याद रहना चाहिए, झरिया, बहुत ज्यादा कोयला यहां पर है, झारखंड के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर इसका होगा। अगले की बात करते हैं, खालिस्तान को वास्तुकला का राजा कहा गया है क्योंकि उसके शासनकाल में विश्व मुगल साम्राज्य की कला एवं संस्कृति के अद्वितीय विकास का गवाह बना है। आर्किटेक्ट किंग किसको कहा गया है, इसकी सिंपल सी बात करते हैं। नीचे से बात करें कि ऊपर से बात करें, ऊपर से बात करेंगे तो पोल खुल जाएगी, हालांकि जवाब आप समझ चुके होंगे क्या है। अकबर के टाइम पर आप देखेंगे, अकबर के टाइम पर क्या हुआ है, तो इनने क्या किया है, अपने साम्राज्य का विस्तार किया है ना। अकबर के टाइम पर साम्राज्य का विस्तार किया है, हिंदी के लिए भी ठीक ठाक काम हुआ, हिंदी के लिए भी यहाँ पर ठीक ठाक काम हुआ कि अकबर का जो काल है वो हिंदी के लिए बढ़िया जाना गया, हिंदुओं के विकास के लिए भी ठीक ठाक जाना गया। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर हिंदी का विकास भी पर्याप्त हो गया। देखो, औरंगजेब के टाइम पर कुछ खास काम नहीं हुए, इसने अपने एम्पायर को ही बस बढ़ाया। जहांगीर जो है वो चित्रकला के लिए जाना गया, चित्रकला का, और ये जो है वो स्थापत्य का स्वर्ण काल है। क्या है, स्थापत्य, स्थापत्य। आर्किटेक्चर की जब आप बात करेंगे तो आर्किटेक्चर में जो है वो शाहजहां, ताजमहल वगैरह जो है शाहजहां ने बनवाए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आप इसका देख पाएंगे। अगला, संविधान में किया गया है कौन सा संशोधन, भारत का संविधान में किया गया कौन सा संशोधन, भारत का लघु संविधान कहलाता है। ये सबको पता होगा, इसको कहते हैं 42वां संशोधन, 1976 में हुआ था। और प्राइम मिनिस्टर कौन थी, प्राइम मिनिस्टर वॉज इंदिरा गांधी। प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी थी। इन्हें पूरा संविधान बदल दिया था, जिसको क्या कहते हैं, जिसको लघु संविधान कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, 42वां संशोधन कहते हैं। क्या कहते हैं, 42वां संशोधन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 19 इज द करेक्ट आंसर है, 19 कह दिया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 का डी इज द करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। तो यहां पर आप देखें चार पांच शब्द लिखे हैं, समानता, उदारता, न्याय और समाजवादी, ये तीन चार शब्द लिखे हैं। तो अब समानता हमारे यहां पर है, उदारता, समानता, राइट टू इक्वालिटी में आप देख सकते हैं उदारता भी है, न्याय की भी बात की गई है। तो समाजवादी शब्द जो है वो जोड़ा गया, तीन शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म एंड इंटीग्रिटी। अगर ये एक सवाल ऐसा भी बन सकता था कि कौन सा नहीं जोड़ा गया, तीन ऑप्शन में डालते एक और डाल देते, ऐसा भी सवाल बना सकते थे। तो यहां पर आप देख पाए ये तीन जो है ये किसके द्वारा जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी, है ना, कि जो सोशलिस्ट हैं जिनको समाजवादी कहते हैं, समाजवाद कहते हैं, तो शब्द कौन सा है ना जोड़ा गया है, वो समाजवाद है। तो वो कौन सा हो जाएगा, सोशलिस्ट, है ना, समाजवादी या समाजवाद, सोशलिज्म जो है वो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। आप यहां पर देखेंगे समाजवादी नहीं आएगा, यहां पर समाजवाद ही आएगा, याद रखना है ना। है ना, इसको भी आप करेक्ट कर लेंगे कि ये क्या आ जाएगा आपका, सोशलिज्म, है ना, समाजवाद आएगा, ये करेक्ट करेंगे ना, समाजवाद आएगा यहां पर, समाजवाद, समाजवादी नहीं आएगा, समाजवादी तो विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। समाजवाद करेंगे यहां पर, है ना, क्या करेंगे इसकी जगह पर आप क्या करेंगे, समाजवाद। अगला, किस खनिज को दफन धूप के नाम से जाना जाता है, बरीड सनसाइन कहलाता है, कौन है, लोहा, बॉक्साइट, अभ्रक और कोयला। इसका सिंपल सा जवाब है दफन धूप जो है वो कोयला, क्योंकि ये पेड़ से ही बना होता है और कई साल इसको लगते हैं, कई साल इसको लगते हैं, ये पड़ा रहता है, जलता रहता है, इस कारण से इसको दफन धूप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आप इसका देख पाएंगे। अगला, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां के द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी। अब शाहजहां ने जो बुलंद इकबाल, सुल्तान बुलंद इकबाल या शहजादा बुलंद इकबाल जो है वो किसको, शाहजहां के हैं चार लड़के, दारा सिको, सुजा सिको,
औरंगजेब और मुराद, ये 4 पुत्र आप इसके देखेंगे। तो उत्तराधिकारी जो है वो उसने किसको बनाया था, दारा सिको को ही बनाया था, और यही क्या कहलाता है, इसको ही क्या कहते हैं, है ना, इसको ही सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई है, किसको, दारा सिको। इनके लिए उत्तराधिकार, इनके लिए आपस में आप अगर लड़ाइयां देखेंगे तो उत्तराधिकार की लड़ाइयां, है ना, बैटल ऑफ सक्सेसर आप देख पाएंगे, उत्तराधिकार की लड़ाइयां आप देख पाएंगे, और बाद में फाइनली जीतता ये है और राजा ये बन जाता है, कत्ल करवा देता है दारा सिको का, है ना। तो ये लड़ाइयां आप देखें, यहां पर युद्ध में दारा सिको हार जाएगा, औरंगजेब बन जाएगा, बाद में फाइनल जो लड़ाई आती है। हालांकि शाहजहां ने किसको कहा था, सुल्तान बुलंद इकबाल, तो वो कहा था उसने दारा सिको को, है ना, किसको कहा था, दारा को कहा था। तो दारा सिको, ये आधा नाम लिखा है, दारा सिको नाम है उसका, सोजा सिको नाम है, छोटा सू आएगा, सूजा नहीं है, सुजा सिको है। अगला, निम्न में से कौन सा रिट ऐसे व्यक्ति को उपचार प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी ढंग से जेल में रखा गया है, जिसको गलत तरीके से जेल में रख दिया। तो आप देखें कि रिट की अगर जब बात करते हैं, रिट की जब बात करते हैं तो रिट आर्टिकल 32 का मतलब क्या है, राइट टू अगेंस्ट है ना, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और यहां पर आप रिट जो देखते हैं, है ना, जब आप रिट की बात करते हैं तो आपको 5 प्रकार की रिट देखने को मिलती है। इनमें जैसे कि अगर आप बात करते हैं यहां पर, अगर निषेध की बात कर रहे हैं, अगर आप निषेध की बात करते हैं तो इसका मतलब रोकना, ये परमादेश। उत्प्रेषण मतलब जानकारी देना। तो यहां पर जो प्रत्यक्षीकरण की बात, जब आपको बंदी बनाया गया तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा कि आप किसी को भी बंदी बना नहीं सकते हैं। तो अगर आपने किसी को गलत तरीके से जेल में रखा है तो उसके लिए रिट कौन सी जारी होगी, ऑप्शन नंबर बी, जिसको आप बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। निषेध किसको दी जाएगी, भाई रोकेंगे, है ना, हम रोकेंगे कि अगर कोई निचली अदालतें अपने दायरे से बाहर जा रही हैं तो उनको रोकने के लिए निषेध आएगी। परमादेश किसको होगी, सरकारी कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे तो उनको परमादेश की बात की जाएगी। और उत्प्रेषण किसके लिए होगा, यह भी अदालतों के लिए दिया जाएगा कि भाई कोई मामला, ये क्या होगा, किसी प्रकरण के बारे में जानकारी जानने के लिए, लंबित प्रकरण के बारे में जानकारी जानने के लिए उत्प्रेषण जारी की जाएगी, है ना। और एक आती है अधिकार परीक्षा, जिसको आप क्यू वारंटो कहते हैं, कि आप किस योग्यताओं के तहत किस पद पर बैठे हैं उसके बारे में जानकारी लेना, ये कोर्ट का काम हो सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर आप यहां पर देख पाएंगे। तो ये जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के सवाल हो गए हैं। इकोनॉमी के जो सवाल होंगे वो आपके साथ लेंगे हमारे प्रशांत सर, वो आपको इकोनॉमी के सवालों को डिस्कस करेंगे। इसके आगे की कहानी जो है वो प्रशांत सर आपके साथ करने वाले हैं। चलिए, तो ये अंकुर सर के सेगमेंट को आपने देखा था। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन की। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कि व्हाट इज गिनी कोफिशिएंट यूज्ड फॉर, गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। अब गिनी कोफिशिएंट हो चाहे लॉरेंज कर्व, ये सारी चीजें हमने पहले डिस्कस की हुई। तो आप इसका यूज तभी बता पाएंगे जब आपको पता होगा कि आखिर ये होता क्या है। तो मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं। जब हम बात करते हैं किसकी, कंट्री में इनकम की और साथ में किसकी, पॉपुलेशन की। जब हम ये बोलते हैं कि किसी भी कंट्री में, मैं इसको यहां पर सीधा लिख देता हूं तो आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। राइट। तो जब हम ये बोलते हैं कि भाई किसी भी कंट्री में जो इक्वालिटी है वो कितनी, उस चीज को समझाने के लिए लॉरेंज ने एक कर्व का यूज किया जिसको हम लॉरेंज कर्व के नाम से जानते हैं। और लॉरेंज ने ये बोला कि ये जो कर्व है इसमें जो 45 डिग्री की लाइन है, ये 45 डिग्री की जो लाइन है ये इक्वालिटी लाइन कहलाती है। बात समझ में आ रही है क्या कहलाएगी, ये इक्वालिटी लाइन कहलाएगी। और किसी भी कंट्री में जितनी पॉपुलेशन है, जितनी पॉपुलेशन है उतनी इनकम है। तो अगर हम एवरेज वैल्यू के बेसिस पर देखते हैं तो ये समझ में आता है कि सर ये इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा हो जाती है और इनकम जो है वो कम हो जाती है। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो यहां पर एक लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, एक कर्व आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कैसे बन रहा है, जो इक्वालिटी लाइन से नीचे की तरफ बन रहा है। अब ये जो नीचे की तरफ बन रहा है तो यहां जितना ज्यादा गैप आपको दिख रहा है जिस जिस जगह पर, वहां पर आप ऐसा समझ लीजिए कि इनइक्वालिटी जो है वो ज्यादा नजर आएगी। अगर मान लीजिए कि यही ग्राफ ऊपर की तरफ होता तो इनकम जो है वो ज्यादा हो जाती और पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाता। ये वाला नीचे वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन इनकम जो है वो क्या है, वो कम है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इन
इक्वेलिटी गैप, राइट। तो यहां पर जो इनइक्वालिटी है उस चीज को समझाने के लिए लॉरेंज ने क्या किया, ग्राफ का यूज किया। अब इसी को मैं क्या बोलता हूं कि गिनी ने ये बोला कि भाई ये वाला जो एरिया है ना वो क्या हो जाएगा, वो ए मान लिया जाए, और ये वाले एरिया को क्या मान लिया जाए, इसको मान लिया जाए बी। तो जब ए और बी के बेसिस पर आप बात करेंगे तो यहां पर आपको क्या समझ में आएगा कि भाई जब इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के स्थान पर हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं गिनी कोएफिशिएंट, राइट। अब ये गिनी कोएफिशिएंट में क्या चीजें देखने को मिलती है, तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि a डिवाइडेड बाई a प्लस बी। अगर आप इसको निकालेंगे तो आपको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पता चलेगा किसका, किसी भी कंट्री में इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी गैप जो है वो आपको समझ में आ रही है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को लॉरेंज कर्व से समझते हैं, और उसी इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं या इनइक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो उसी के मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को हम गिनी कोएफिशिएंट्स के नाम से समझते हैं। अब वापस से क्वेश्चन पर आइए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि गिनी गुणांक का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया जाता है, तो यहां पर देखिए टू मेजर द इनकम इक्वेलिटी, ये नहीं है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये इनइक्वालिटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। टू मेजर इनकम इनइक्वालिटी, आय की असमानता को मापने के लिए। टू मेजर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय के वितरण की मापने के लिए। टू मेजर प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां पर आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि इसका जो आंसर होगा वो आय की असमानता को मापने के लिए होगा, कि किसी भी कंट्री में जो इनकम होगी और जो पॉपुलेशन होगी उसमें कितना गैप नजर आ रहा है, कितने परसेंट की पॉपुलेशन की इनकम जो है वो कितने परसेंट की है। इस तरीके से आप इसको यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आय की असमानता को मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करते हैं। तो बोल रहा है कि विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स की अगर हम बात करते हैं, जिसको आप जीएसटी के नाम से जानते हैं, तो वर्ल्ड में सबसे पहले जीएसटी कहां पर लागू हुआ है, सबसे पहले लागू हुआ है फ्रांस में। तो यहां पर इसका राइट आंसर तो फ्रांस हो ही रहा है, लेकिन जीएसटी के बारे में कुछ और भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इंडिया ने जब जीएसटी को लागू किया तो कब लागू किया, तो ये लागू किया 1 जुलाई 2017 को, इसलिए 1 जुलाई को हम जीएसटी डे के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आ रही है। दूसरा इसमें आप याद रखिए कि इंडिया ने जो जीएसटी मॉडल अपनाया है ना, जैसे हम जीएसटी की बात करते हैं तो यहां पर इंडिया के टर्म में आप देखेंगे तो सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो इस मॉडल को हम बोलते हैं डुअल जीएसटी मॉडल। बात समझ में आ रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डुअल जीएसटी मॉडल। और इंडिया ने ये जो डुअल जीएसटी मॉडल अपनाया है वो कहां से लिया है, तो वो लिया है कनाडा से। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो हैं वो आप इसमें याद रखिएगा, ठीक है। फिलहाल अगर क्वेश्चन के आधार पर हम बात करते हैं कि विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो आप सीधे बोलिए कि सर फ्रांस जो है उसने विश्व में पहली बार सबसे पहले जीएसटी जो है वो लागू किया था। अब जीएसटी के बारे में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, तो जीएसटी पूरा मैंने प्रॉपर आपको समझाया हुआ है। बात समझ में आ रही है। वहां पर आप वहां से उन चीजों को देखेंगे तो बहुत सारे फैक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। यहां अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको ये पता चल गया कि सर फ्रांस जो है वो फर्स्ट कंट्री है। 1 जुलाई को इंडिया में जीएसटी लागू हुआ 2017, इसलिए इसको 1 जुलाई को हम जीएसटी डे के रूप में मनाते हैं। यहां पर जो जीएसटी दिखाई दे रहा है उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी कंबाइंड फॉर्म में डुअल जीएसटी कहलाती है, जिसको हमने कनाडा से इनहेरिट किया हुआ है। बात समझ में आ रही है। और जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, तो जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होने के साथ साथ ये इनडायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स है तो इसने क्या किया है, इनडायरेक्ट टैक्स के फील्ड में रिफॉर्म लाने के लिए अलग अलग जो मल्टीपल जगहों पर मल्टीपल टैक्सेस लगते थे उसमें से अधिकांश टैक्स को इसने क्या कर दिया, रिप्लेस। तो कितने इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करके जीएसटी लागू हुआ है, 17 इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करके और भारत में जीएसटी जो है वो लागू किया गया है। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। इफ देयर इज अ लैक ऑफ मनी सप्लाई इन
comparison to the supply of goods and services, then the possible consequences would be, यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में की तुलना में धन की आपूर्ति में कमी होती है तो संभावित परिणाम क्या होगा। देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा कि यहां क्या बोल रहा है कि भाई धन की आपूर्ति जो है वो क्या हो जा रही है, वो कम हो जा रही है, और यहां पर क्या बोल रहा है कि वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति जो है उसकी तुलना में। तो इसका मतलब यह है कि वस्तु और सेवा की जो आपूर्ति है वो क्या है, वो सप्लाई है, ठीक है। और धन की आपूर्ति क्या होगी, धन जितना होगा धन से ही तो आपकी मनी से ही तो आपकी डिमांड होगी ना। तो यहां पर आपका धन की आपूर्ति का कम होने का मतलब होता है आपकी डिमांड का कम हो जाना। तो सिचुएशन किस प्रकार की बन रही है, सिचुएशन बन रही है कि भाई जो आपूर्ति है वो क्या हो रही है, ज्यादा हो जा रही है, और जो धन की आपूर्ति है जिसकी वजह से डिमांड पर क्या असर पड़ रहा, कम हो जा रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि जब सप्लाई ज्यादा है, खरीदने वालों की संख्या कम है, तो गुड्स एंड सर्विस के प्राइजेस पर क्या असर पड़ता है, तो उसके प्राइस जो हैं वो कम होने लगते हैं। बात समझ में आ रही है। और गुड्स एंड सर्विस के प्राइस जब कम होने लगते हैं तो उसको हम एक नाम से जानते हैं, हम बोलते हैं कि भाई ये डिफ्लेशन है। हम क्या बोलते हैं, ये मुद्रा संकुचन। और अगर यही चीज जो है वो अपोजिट हो जाए, अगर यही एरो जो है वो मैं आपको चेंज कर दूं और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सप्लाई इज लेस देन डिमांड हो जाए, तो यहाँ पर प्राइस पर क्या असर पड़ेगा, प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि ये इन्फ्लेशन, ये मुद्रास्फीति। अब क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि सर आपूर्ति जो है किसकी, वस्तु और सेवाओं की, गुड्स एंड सर्विस की जो सप्लाई है वो क्या हो गई है, वो बढ़ी हुई है, मतलब उसकी तुलना में अगर हम बात करते हैं तो धन की आपूर्ति जो है वो कम हो गई है। तो यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि डिमांड डिक्रीज हुई है सप्लाई के कंपेयर में, तो प्राइस क्या हो जाएंगे, डाउन। और प्राइस जब डाउन होते हैं तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो डिफ्लेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब ऑप्शन के आधार पर अगर हम देखें तो हाइपर इन्फ्लेशन कैसे सिचुएशन होती है, तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि भाई किसी भी कंट्री में जो इन्फ्लेशन होता है वो परसेंटेज के बेसिस पर 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है। 0 to 3% के रेट से अगर इन्फ्लेशन है तो उसको हम नाम दे देते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ठीक। अगर 3 to 10% के रेट से है तो उसको हम नाम दे देते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन, राइट, जो सामान्यतः इंडिया में देखने को मिलता है। 10 to 30% के रेट से अगर इन्फ्लेशन है तो उसको हम नाम दे देते हैं रनअवे इन्फ्लेशन। और अगर 30 के भी ऊपर है पर मंथ के रेट से तो उसको हम नाम दे देते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। तो हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब इकोनॉमी जो है वो ऐसा समझ लीजिए कि वहां पर इन्फ्लेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और प्रति माह 30% से ज्यादा की दर से इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। ये किसी भी कंट्री में अगर ऐसी स्थिति है तो समझ लीजिए इकोनॉमी जो है वो फेल हो चुकी है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आता है एक वर्ड डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है आप अपनी करेंसी की वैल्यू को क्या करते हैं, डाउन करते हैं। जैसे मान लीजिए चाइना एक पॉलिसी अपनाता है अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, वो क्या करता है, वो यूएस डॉलर के कंपेयर में अपनी जो करेंसी है उसको डाउन करके फिक्स कर देता है। अब चाइना जो अपनी करेंसी को डाउन करके फिक्स करता है तो इंटरनेशनल मार्केट में उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, बाकी कंट्री के कंपेयर में सस्ता हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। तो डिवैल्यूएशन का मतलब होता है डिवैल्यूएट करना, अवमूल्यन करना या वैल्यू को डाउन करना। बात समझ में आ रही है। और इन्फ्लेशन का मतलब आपको समझ में आ ही गया है कि इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं, जब गुड्स एंड सर्विस के प्राइस में इंक्रीमेंट होता है। तो यहां पर आप याद रखिए, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस घुमाकर पूछ रहा है कि भाई वस्तु और सेवा की आपूर्ति नहीं घटी है, उसकी तुलना में धन की आपूर्ति कम हो गई, मतलब डिमांड कम हो गया, और डिमांड कम हो गया तो प्राइस क्या हो जाएंगे, डाउन होने लगेंगे। इसलिए हमने क्या बोला कि डिफ्लेशन की सिचुएशन बनेगी।
क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या बोलते हैं। अब देखिए गुड्स एंड सर्विस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि उनकी जो नॉर्मल प्राइस है वो क्या हो गए हैं, वो इंक्रीज हो गए हैं। तो सामान्य कीमत स्थिति अगर बढ़ती है तो इसका मतलब है कि गुड्स एंड सर्विस के प्राइस में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। और प्राइस जब बढ़ते हैं तो इसी सिचुएशन को हम क्या बोल देते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। डिफ्लेशन अभी अभी हमने देखा है, डिफ्लेशन किसको बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, अपस्फीति के स्थान पर मुद्रा संकुचन वर्ड जो है वो आपको ज्यादा जगहों पर मिलेगा अगर आप हिंदी में देखेंगे तो। इसका मतलब होता है जहां पर गुड्स एंड सर्विस के प्राइस जो है वो क्या हो जाएं, वो डाउन हो जाएं। यहां पर इसका क्या मतलब होता है, गुड्स एंड सर्विस के प्राइस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएं। डिसइंफ्लेशन का क्या मतलब होता है, डिसइंफ्लेशन का मतलब होता है कि भाई प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो प्राइस लगातार इंक्रीज हो, लेकिन वो प्राइस जिस रेट से इंक्रीज हो रहा है वो रेट जो है वो कम हो जाए। जैसे मान लीजिए कि डिसइंफ्लेशन जो है वो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है। तो जैसे मान लीजिए कि यहां पर स्थिति कैसे दिखाई देती है कि प्रोडक्ट का प्राइस तो बढ़ रहा है, पर एक बार जब प्राइस बढ़ा तो वहां पर हम देखते हैं तो स्थिति कैसी है कि 10% के रेट से इंक्रीमेंट हुआ। वापस से जब प्राइस बढ़ा तो हमने देखा कि 5% के रेट से इंक्रीमेंट हुआ। वापस से जब प्राइस बढ़ा तो हमने देखा कि 3% के रेट से। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है। यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है कि प्राइस जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब आप प्राइस के रेट की बात करते हैं कि किस रेट से इंक्रीज हो रहा, तो वो रेट आपको दिखाई देगा कि सर वो रेट जो है वो पहले 10% था, फिर वो 5% हो गया, फिर वो 3% हो गया। तो जब प्राइस के बढ़ने के साथ में रेट में डिक्रीमेंट होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम बोल देते हैं डिसइंफ्लेशन। या प्राइस के बढ़ने के मतलब प्राइस इंक्रीज होगा और रेट जो है वो डिक्रीज होंगे, महंगाई की दर जो है वो लगातार कम होगी, हम उसी को डिसइंफ्लेशन नाम जो है वो दे देते हैं। स्टैगफ्लेशन की अगर हम बात करते हैं तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है स्टैग्नेंट और एक है इन्फ्लेशन। अब यहां पर स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। क्या चीज है जो कांस्टेंट रहेगी, तो यहां पर याद रखिएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। बात समझ में आ रही है, वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। और उसके साथ में इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। अब यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ अगर कांस्टेंट है तो इट मींस कि कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो बढ़ नहीं रही है, उसमें डिक्रीमेंट होगा। तो यहां पर याद रखिए कंट्री की नेशनल इनकम जो है अगर वो डाउन हो रही है तो इसका मतलब है कंट्री की जीडीपी डाउन हो रही। कंट्री की जीडीपी अगर डाउन हो रही है तो वो कहां पर लेकर जाएगी, वो आपको लेकर जाएगी रिसेशन तक। तो याद रखिएगा कि रिसेशन के साथ में अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन बनती है तो वहां पर बोल दिया जाता है कि क्या है, वो स्टैगफ्लेशन। बात समझ में आ रही है। और ऐसी कंडीशन की जब हम बात करते हैं तो यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हाई होता है और उसके साथ में इन्फ्लेशन जो है वो भी हाई होता है। ये कंडीशन जो है वो याद रखिएगा। तो स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, इन्फ्लेशन हाई है, रिसेशन के साथ में इन्फ्लेशन है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कांस्टेंट है। तो यहां पर अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो यहां क्या बोल रहा है, सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि, तो वो किसको डिनोट कर रहा है, वो इन्फ्लेशन की कंडीशन के बारे में बात कर रहा है। बात समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। यहां पर बोल रहा है कि एक घाटा जो है वो तब होता है जब सरकार का कुल व्यय मतलब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर उत्पन्न होने वाले राजस्व से अधिक होता है। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो बोल रहा है कि गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर या कुल व्यय अगर क्या हो जाए, सरकार के राजस्व की अगर बात करें तो मैं रिसिप्ट बोल देता हूं, टोटल इनकम बोल देता हूं। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि सरकार का जो खर्च है वो क्या हो रहा है, उसके राजस्व से, उसके आय से ज्यादा हो रहा है,
तो ऐसी स्थिति में सरकार जो है वो किस प्रकार के घाटे में होगी। तो यहां पर याद रखिए कि जब भी हम टोटल डेफिसिट की बात करते हैं, टोटल डेफिसिट इन द सेंस, देखिए गवर्नमेंट की जो इनकम है वो दो प्रकार की होगी, एक होगी रेवेन्यू, एक होगी कैपिटल। इसी तरीके से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी दो प्रकार का होगा, एक होगा रेवेन्यू और एक होगा कैपिटल। जब हम टोटल की बात करते हैं तब हम टोटल इनकम मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, और टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल, माफ करिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल इनकम। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, इनकम कम हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा घाटा। और घाटा कौन सा, तो जब भी टोटल वैल्यू आए तो आप बोल दीजिए सर फिस्कल। बात समझ में आ रही है, जब भी कुल की बात हो, जब भी टोटल की बात हो तो आप हमेशा बोलिए फिस्कल वर्ड का यूज करिए, और क्योंकि ये घाटा है तो ये हो जाएगा फिस्कल डेफिसिट, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा। बात समझ में आ रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर मैं बात करता हूं, ये वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है। करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर मैं बात करता हूं तो किसी भी कंट्री में जो करंट अकाउंट से इनकम हो रही है और जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, अगर वहां पर आप देखिए तो वहां पर अगर डेफिसिट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। दूसरा बजटीय डेफिसिट की अगर हम बात करते हैं तो करंट ईयर में जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर हुआ, करंट ईयर में जो भी आपने एम बनाए उनको अचीव करने के लिए आपने जो भी पैसा खर्च किया, जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ, वहां पर अगर आपको उससे डेफिसिट होता है तो उसको बजटीय डेफिसिट बोलते हैं, उसको बजटरी डेफिसिट के नाम से भी जाना जाता है। रेवेन्यू डेफिसिट की हम बात करते हैं तो रेवेन्यू का मतलब होता है यहां पर आपने टोटल लिया और यहां पर आप सिर्फ क्या ले लेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट इज लेस देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जब स्थिति इस प्रकार की बनती है कि राजस्व आय जो होगी वो आपके राजस्व व्यय से कम हो जाएगी, तो वहां पर हम बोल देंगे कि रेवेन्यू डेफिसिट होगा। तो यहाँ याद रखिए कि जब आपके खर्चे बढ़ते हैं और आपकी इनकम कम होती है तो आप घाटे में होते हैं। अगर टोटल की बात होगी तो वहां पर राजकोषीय होगा, अगर सिर्फ रेवेन्यू की बात होगी तो वहां पर रेवेन्यू होगा, अगर करंट ईयर अकाउंट की बात होगी तो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, और करंट ईयर के अगर हम बजट की बात करेंगे तो वो बजटरी डेफिसिट के नाम से जाना जाएगा। ये आप याद रखिएगा। इसमें बात समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें तो ऐसी स्थिति जहां सरकार का खर्च उसके राजस्व से अधिक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गया है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं, गवर्नमेंट के अगर खर्च की बात करते हैं तो वो क्या हो गया है, उससे ज्यादा हो गया। अब देखिए यहां पर टोटल वैल्यू डिनोट नहीं कर रहा है, टोटल नहीं कर रहा है, इसलिए फिस्कल का मतलब नहीं आएगा। तो यहां पर क्या होगा, करंट ईयर की बात होगी तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, बजट डेफिसिट बोल देंगे। बात समझ में आ रही है। दूसरा अगर हम ऑप्शन के आधार पर देखते हैं तो यहां पर बोल रहा है डिफॉल्ट फाइनेंसिंग। तो डिफॉल्ट फाइनेंसिंग तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक वर्ड होता है इससे मिलता जुलता जिसको आप बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, राइट। और डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो क्या होती है, सरकार के घाटे की पूर्ति करने के लिए, सरकार के घाटे को दूर करने के लिए एक व्यवस्था जो 1997 तक चलती थी उसको आप हीनार्थ प्रबंधन या डेफिसिट फाइनेंसिंग के नाम से जानते थे। बात समझ में आ रही है, तो ये याद रखिएगा। तो ऐसी स्थिति जहां सरकार का खर्च उसके राजस्व से अधिक हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बजट डेफिसिट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बोल रहा है कि व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्म। देखिए फर्मों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या होता है। जैसे मान लीजिए सॉरी, जैसे मान लीजिए ये एक इंडस्ट्री है, अब इस इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके से प्रोडक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखिए यहां से प्रोडक्शन हुआ, ये कंट्री है, ठीक है, इससे यहां से प्रोडक्शन हुआ, इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक, यहां से अलग अलग जगहों से प्रोडक्शन हुआ। फर्म से जैसे ही प्रोडक्शन होगा वो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो कहां ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा कंट्री के जीडीपी में। बात समझ में आ रही है। तो जैसे जैसे किसी भी फर्म का प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वैसे वैसे कंट्री का जीडीपी जो है वो क्या होता नजर आएगा, वो आपको ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। तो किसी भी, याद रखिएगा, किसी भी फर्म की प्रोडक्टिविटी के बढ़ने से किसी भी कंट्री के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि देखने को मिलती है।
बात समझ में आ रही है। अब देखिए ऑप्शन की अगर बात करें तो डिक्रीज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में कमी कब होगी, जब ये प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाए, वो डाउन हो जाए। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो वृद्धि हो रही है, ये अपोजिट कंडीशन है, इसलिए ये होगा नहीं। सकल घरेलू उत्पाद में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी का मतलब ही होता है किसी भी कंट्री का प्रोडक्शन उसका आधार होता है, कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, प्रोडक्शन डाउन होगा तो जीडीपी डाउन होगी। तो यहाँ पर वही चीज आपको समझ में आ रही है कि भाई यहाँ तो प्रोडक्शन इंक्रीज होने की बात हो रही है ना, तो परिवर्तन कैसे नहीं होगा, प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ा वैसे ही जीडीपी बढ़ गई, प्रोडक्शन डाउन होता तो जीडीपी कम हो जाती। बात समझ में आ रही है। और अलग अलग देशों तथा आर्थिक परिस्थितियों में प्रभाव अलग अलग हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए अलग अलग तब होगा जब मतलब सामान्य तौर पर तो हम एक कंट्री के जीडीपी की, एक कंट्री के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं ना, और हर कंट्री अपने अपने एरिया, अपने अपने टेरिटरी के प्रोडक्शन की बात करेगी, तो वहां पर उनके आधार पर चीजें अलग हो जाएंगी। जब हम अपने लेवल पर बात कर रहे हैं, अपने कंट्री के लेवल पर, तब ये चीजें अलग रहेंगी। बात समझ में आ रही है। तो याद रखिएगा फर्मों का उत्पादकता में वृद्धि होगी अगर इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्म्स की कंडीशन आपको दिखाई देगी, तो इंपैक्ट क्या पड़ेगा, उस कंट्री का सकल घरेलू उत्पाद जो है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आप अपनी पढ़ाई को और ज्यादा शार्प करना चाहते हैं और ज्यादा आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए एईसी प्लस जो है वो लेकर आया है टेस्ट सीरीज सिविल और मैकेनिकल के लिए, ये अवेलेबल है, ठीक है। और इसको आप ज्वाइन करके और अपनी पढ़ाई को ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कर सकते हैं, जो कमी है उनको आप दूर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए फिर इतनी चीजें काफी हैं, आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।